हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव्स में डायनामिक प्रॉपर्टी। डायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल ईएम वेव के लिए ही लागू होगी और किसी दूसरे वेव के लिए लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ईएम वेव की डायनामिक प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन हम देखेंगे क्या होता है। तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है, 4 बाउंड्री कंडीशन है। अगर आपके पास D1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले मीडियम का और D2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दूसरे मीडियम का, तो D1 माइनस D2 डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी बाउंड्री पे है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है B1 माइनस B2 डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तीसरी बाउंड्री कंडीशन है E1 माइनस E2 एन कैप क्रॉस इज इक्वल टू 0। चौथी बाउंड्री कंडीशन है एन कैप क्रॉस H1 माइनस H2 इज इक्वल टू K, जहाँ पे सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और K जो है वो सरफेस करंट डेंसिटी है। ठीक, तो ये 4 बाउंड्री कंडीशन है और इन्हीं का यूज करके हम लोग बेसिकली निकालना क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही हम निकालना चाहते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टीज में। तो डायनेमिक प्रॉपर्टीज में भी 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन है कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो, या दूसरे जो केस बनता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 1/v k कैप क्रॉस E इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा, और k कैप को हम लिख सकते हैं k अपॉन वेक्टर k अपॉन k क्रॉस E हो जाएगा। फिर ये 1/v और ये जो k है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन v, राइट? k बराबर ओमेगा बाई v। तो यहाँ जहाँ ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वेव, और ये क्रॉस E कैप आपका क्रॉस E आ गया, राइट? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा आपका जगह नीचे ही रहेगा ओमेगा, ये v ऊपर जाएगा तो v से v कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज ओमेगा 1 बाई ओमेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो दिस इज 1 बाई ओमेगा। ठीक है, सो दिस इज 1 बाई ओमेगा और आ जाएगा k कैप क्रॉस 1 बाई ओमेगा k क्रॉस E। ठीक है, 1 बाई ओमेगा k क्रॉस E, और h हमें पता है कितना होता है? 1 अपॉन म्यू वेक्टर b। ठीक है, m भी होता है, बट m जो है, क्योंकि अगर लीनियर मीडियम हम ले रहे हैं, मान लेते हैं कि जो बाउंड्री है, राइट, ये मीडियम और ये मीडियम लीनियर मीडियम है, तो उस केस में आपके पास h इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन म्यू टाइम्स वेक्टर b। ठीक, तो इस लेक्चर में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे पहला केस जो कि है E इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये प्लेन है, ये जो लाइन दिख रही है बेसिकली ये एक प्लेन है। ठीक है, ये पूरा एक प्लेन है। तो इस प्लेन पे क्या हो रहा है? ईएम वेव आया जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये ईएम वेव है, इंसिडेंट ईएम वेव। यहाँ जैसे ही इस बाउंड्री पे आता है तो बाउंड्री से क्या होगा? ट्रांसमिट कर जाएगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट ईएम वेव का रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपके पास मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। पहले मीडियम का परमिबिलिटी और परमिटिविटी है म्यू एप्सिलॉन, दूसरे मीडियम की परमिबिलिटी है परमिटिविटी है म्यू डैश एप्सिलॉन डैश। एन कैप जो होता है, एन कैप क्या होता है? यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, यानी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, इस बाउंड्री पे जो यूनिट नॉर्मल होगा वो है आपके पास एन कैप। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम इस पॉइंट पे देखें, क्योंकि ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो आपके पास वेव वेक्टर होता है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, स्क्रीन के अंदर। तो अगर हम k कैप क्रॉस ही निकालें तो k के डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स को ले जाएं और उनको कर्ल करें, यानी मोड़ें, नीचे की तरफ मोड़ें, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो k कैप क्रॉस ही निकालने के लिए k के डायरेक्शन में फिंगर ले जाएं और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर को मोड़ें। तो जैसे ही मोड़ेंगे तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन होगा, राइट हैंड के थंब का डायरेक्शन, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट? a क्रॉस b का जैसे डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, तो ये हमारे पास वेक्टर b का डायरेक्शन आ गया इधर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया आपके पास वेक्टर b, कौन सा? इंसिडेंट वेव का, और इंसिडेंट वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, तो रिफ्लेक्टेड के लिए हम लोग कन्वेंशन लेके चलेंगे डबल डैश, और ट्रांसमिट के लिए हम लोग कन्वेंशन लेके चल रहे हैं सिंगल डैश। ओके, मान लेते हैं कि ये आपका इंसिडेंट हुआ एंगल आई पे। इससे पहले वाले लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि रिफ्लेक्शन और
इंसिडेंट एंगल सेम होगा, तो ये एंगल भी इसी एंगल के बराबर हो जाएगा। और ये एंगल मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, यानी ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है जो ट्रांसमिट वेव है, वो नॉर्मल से कितना बना रहा है, आर बना रहा है। ठीक, अब अगर हम ये पॉइंट ले यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये वर्टिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल खींच लिए हैं 90 डिग्री, किससे 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। ठीक है, तो ये क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये वाली एक्सिस, तो अगर हम देखें तो ये कितना एंगल बनाएगा इससे, इस वाले ग्रीन से, ये ग्रीन से बना रहा है आई, है ना। ये जो वायलेट कलर से लाइन दिख रही है ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है आई, लेकिन ये है आपका 90, तो 90 माइनस आई कर देंगे तो ये हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस आई। ठीक है, तो ये एंगल बेसिकली कितना होगा, 90 माइनस आई। तो जब ये 90 माइनस आई हो गया तो ये हो जाएगा आपका बी साइन आई और ये हो जाएगा बी कास आई। ठीक है, इसी तरीके से डबल डैश का भी हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये वायलेट कलर से कितना एंगल बना रही है, तो ये बना रही है आई, है ना, ये वर्टिकल से आई बना रही है। तो जब वाई आई बना रही है तो ये आपके पास है 90, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। सो दिस इज 90 माइनस आई। ठीक है, तो अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा हो जाएगा बी डबल डैश साइन आई और ये हो जाएगा बी डबल डैश हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी डबल डैश कास आई। इसी तरीके से ट्रांसमिट के लिए अगर हम देखें तो ट्रांसमिट के लिए सबसे पहले ये बी डैश है, ट्रांसमिट मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो है ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये जो है ये बेसिकली इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन में है, तो ये ग्रीन लाइन से कितना एंगल बनाएगा, ये जो वायलेट कलर से दिख रहा है ग्रीन लाइन से कितना एंगल बनाएगा, बनाएगा आर। ठीक है, जब आर बना लिया ये, और ये वायलेट और ग्रीन के बीच जो एंगल है, सॉरी ये ऑरेंज और ग्रीन के बीच के जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 में से आर घटा देंगे तो हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, यानी ये एंगल होगा 90 माइनस आर। जब ये 90 माइनस आर हो गया तो अब ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी डैश साइन आर और ये डायरेक्शन में हो जाएगा बी डैश कास आर। तो ये हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तीनों वेव के लिए निकाल लिए, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली बाउंड्री कंडीशन, एक एक बाउंड्री कंडीशन लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमें करना क्या है, अगर हमने बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर लिया और हमारे पास इक्वेशन आ गए तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद जस्ट आपका अलजेब्राइक रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वो बेसिक है, तो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन है d1 माइनस d2 डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा। अब यहाँ पे कोई बाउंड्री पे चार्ज है नहीं तो सिग्मा बराबर 0 है। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस दैट इज E इज परपेंडिकुलर टू द एन कैप। E क्या है, एन कैप के परपेंडिकुलर है इस केस में, तो क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो E डॉट एन कैप A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो A डॉट B बराबर 0, तो इसलिए E डॉट एन कैप आ जाएगा आपका 0। D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है एप्सिलॉन टाइम्स वेक्टर E, तो D बराबर एप्सिलॉन टाइम्स वेक्टर E है, सिग्मा 0 है, तो यहाँ अगर हम रख देंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन 1 E1 माइनस एप्सिलॉन 2, और एप्सिलॉन 2 कितना है, एप्सिलॉन डैश, और एप्सिलॉन 1 है एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने माना हुआ अपनी तरफ से, तो अब D2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन डैश E2। ठीक, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर हो, चाहे वो फर्स्ट मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे सेकंड मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इसलिए आ जाएगा ये पूरा टर्म ही आ जाएगा कितना, E1 डॉट N1 कैप इज इक्वल टू 0 और E2 डॉट N2 कैप इज इक्वल टू 0, तो LHS 0 हो गया, RHS 0, इसलिए आ गया ट्रिवियल रिलेशन, आ गया 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे B1 माइनस B2 डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, यानी पहले मीडियम में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड हो और दूसरे मीडियम में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करके डॉट एन कैप कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो B1 डॉट एन कैप अंदर जाएगा डॉट और आ जाएगा माइनस B2 डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तो अब B1 डॉट एन कैप, तो पहले मीडियम में कौन कौन सी वेव है, पहला मीडियम ये पूरा है, पहले मीडियम में कौन कौन सी वेव है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो B1 डॉट एन कैप का मतलब हो गया कि आपको करना क्या पड़ेगा, डॉट एन कैप, तो आपको डॉट एन कैप कौन सा देगा, डॉट एन कैप मतलब ऐसा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का जो एन कैप के पैरेलल हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू कभी आएगी जब आपका उसके पैरेलल हो, थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 वाली वैल्यू आप यूज कर लोगे तो A डॉट B बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो एन कैप के परपेंडिकुलर है, एन कैप का डायरेक्शन इधर है,
तो ये एन कैप के परपेंडिकुलर है और ये क्या है, एन कैप के पैरेलल है। तो इसका मतलब B1 डॉट एन कैप में कौन सा कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट मीडियम में यानी B1 हो जाएगा B साइन आई, B डबल डैश साइन आई, तो ये B1 हो गया, और B2 आ जाएगा B डैश साइन आर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा B1 का मान आ गया B साइन आई प्लस B डबल डैश साइन आई माइनस B2 का मान, B2 डॉट एन कैप का मान आ जाएगा B डैश साइन आर। तो B1 डॉट एन कैप और B2 डॉट एन कैप, बस यही समझना है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है, कौन सा कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो एन कैप के पैरेलल हो, और वो कौन सा कंपोनेंट है, वो है वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये इसको जस्ट हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास आ जाएगा B प्लस B डबल डैश साइन आई माइनस B डैश साइन आर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास होता है B बराबर, ठीक है, तो B बराबर E बाई बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होता है, E बाई बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव, और स्पीड ऑफ द वेव आता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो B हो जाएगा हमारा E बाई वी। जब B E बाई वी आ गया, V का मान यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट टाइम सी। तो B आ जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट टाइम सी। तो यहाँ पे B आपका जाएगा इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ये आ जाएगा रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ये आएगा ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। लेकिन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के लिए म्यू और एप्सिलॉन का मान तो सेम है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो आ जाएगा म्यू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन E0, यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन E0 डबल डैश, और ये साइन आई आ गया माइनस B डैश, B डैश की जगह कितना आ जाएगा अंडर रूट म्यू डैश एप्सिलॉन डैश, क्योंकि ये B डैश क्या है, दूसरे मीडियम में है, तो दूसरे मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे आ जाएगा, म्यू डैश एप्सिलॉन डैश E0 डैश, और ये साइन आर इज इक्वल टू 0। स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, अब स्नेल्स लॉ हमें यूज करना है इसमें, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2, पहले मीडियम में वेलोसिटी EM वेव की, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम रखें यहाँ पे तो V2 हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन डैश, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट म्यू डैश एप्सिलॉन डैश। V1 हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट म्यू डैश एप्सिलॉन डैश अपॉन म्यू एप्सिलॉन साइन आई बाई साइन आर। तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या, साइन आई का मान निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो साइन आई हमारे पास आ जाएगा साइन आर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट म्यू डैश एप्सिलॉन डैश अपॉन म्यू एप्सिलॉन। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले में, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन E0 प्लस E0 डबल डैश साइन आर अंडर म्यू डैश एप्सिलॉन डैश अपॉन म्यू एप्सिलॉन माइनस म्यू डैश एप्सिलॉन डैश E0 डैश अपॉन E0 डैश इंटू साइन आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये म्यू डैश एप्सिलॉन डैश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये पूरा टर्म कॉमन हो जाएगा, जस्ट बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E0 प्लस E0 डबल डैश माइनस E0 डैश इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको E0 डैश को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1B। अब तीसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, एन कैप क्रॉस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, एन कैप क्रॉस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, और एन कैप और E1 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बचेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सिंगल कंपोनेंट है, राइट, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू एन कैप है। तो यह बच जाएगा हमारे पास E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। E1 माइनस E2 का मतलब हो गया कि पहले मीडियम में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, और दूसरे मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल ट्रांसमिटेड। तो आ जाएगा इतना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा E0 प्लस E0 डबल डैश इक्वल टू 0 डैश, तो 1C और हमारे पास एक इक्वेशन आया 1B, ये दोनों सेम इक्वेशन आ गए। ठीक है, डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन से सेम इक्वेशन आ गए। लास्ट बाउंड्री कंडीशन जो है वो है एन कैप क्रॉस H1 माइनस H2 इज इक्वल टू K। तो H बराबर कितना है 1 अपॉन म्यू टाइम्स वेक्टर B, और K जो आपके पास बाउंड्री है उस पर कोई करंट और कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए K इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो आ जाएगा एन कैप क्रॉस 1 अपॉन म्यू टाइम्स वेक्टर B1 माइनस H2 की जगह हो जाएगा B अपॉन म्यू डैश, B2 अपॉन म्यू डैश, राइट। H2 की जगह कितना हो जाएगा, दूसरे मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B2, और ये आ जाएगा 1 अपॉन म्यू डैश, दूसरे मीडियम का परमिबिलिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि K 0 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन म्यू बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा एन कैप क्रॉस B1 माइनस 1 अपॉन म्यू डैश बाहर आएगा, यहाँ पे एन कैप क्रॉस B2। ठीक है, तो यानी B1 यानी पहले आपके पास मीडियम में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो एन कैप के पैरेलल हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि साइन आएगा इसमें, राइट। एन कैप क्रॉस B1 का मतलब हो जाएगा B1 साइन थीटा, तो थीटा आपके पास जो थीटा 90 डिग्री हो,
सॉरी, तो इस इक्वेशन में आपका वो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा जो एन कैप के परपेंडिकुलर हो। पहले मीडियम में एन कैप का टोटल परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एन कैप के परपेंडिकुलर, और दूसरे मीडियम में तो केवल ट्रांसमिटेड है। तो पहले मीडियम में है इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, तो यह जाएगा 1/μ। अब यहाँ पे हम लोग फिर से फिगर में जाएंगे और यहाँ देखेंगे, फिगर में जा करके ये है फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एन कैप के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, तो एन कैप इस डायरेक्शन में है और ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वही परपेंडिकुलर है। तो आपका इंसिडेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, -x की डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड है +x की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट +x की डायरेक्शन में, और ट्रांसमिटेड है -x की डायरेक्शन में। तो हम लोग कौन सा डायरेक्शन चूज करेंगे, कोई एक डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा, तो हम लोग -x डायरेक्शन चूज करेंगे। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास पहले मीडियम में आ जाएगा B cos I माइनस B डबल डैश cos I, और दूसरे मीडियम में आ जाएगा B cos R, ठीक है। सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा यस, सो दिस इज 1/μ। ये एन कैप क्रॉस B1 की जगह आ जाएगा B cos I माइनस B डबल डैश cos I, एन कैप क्रॉस B2 की जगह आ जाएगा B डैश cos R, दूसरे मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर हो एन कैप, ठीक है। तो आ जाएगा 1/μ cos I, बाहर आ जाएगा B माइनस B डबल डैश माइनस 1/μ डैश B डैश cos R इक्वल टू 0। 1/μ B होता है √μ एप्सिलॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट का मतलब हो जाएगा E0, ठीक है। और B डबल डैश जब करेंगे तो ये भी तो सेम ही मीडियम में है रिफ्लेक्टर, तो इसके लिए परमिटिविटी और परमिबिलिटी का मान सेम हो जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 डबल डैश, और जाएगा cos I माइनस 1/μ डैश, और B डैश जो होगा फिर से B डैश का मान रख देंगे। तो अब B डैश क्या है, ट्रांसमिटेड है, जब ट्रांसमिटेड है तो वो दूसरे मीडियम में हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा परमिबिलिटी म्यू डैश एप्सिलॉन डैश हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ जाएगा E0 डैश टाइम्स cos R इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास, इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। म्यू है यहाँ पे, यहाँ √μ है, तो यहाँ बचेगा √μ, ठीक है। ये पूरा टर्म पहले कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा √μ एप्सिलॉन, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा √μ एप्सिलॉन अपान म्यू। ये पूरा E0 माइनस E0 डबल डैश cos I माइनस 1/μ डैश है, तो यहाँ सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा √μ एप्सिलॉन डैश अपान म्यू E0 डैश cos R इक्वल टू 0। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1D। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है इक्वेशन 1C, क्योंकि 1B तो सेम ही आ रहा है, तो 1C और 1D ये दो इक्वेशन है, और हमें क्या करना है, तीन अननोन है हमारे पास, एक है E0 डैश, एक है E0 और एक है E0 डबल डैश। तो हम करेंगे क्या, E0 डैश और E0 डबल डैश इन दोनों का मान निकालेंगे E0 के टर्म में, राइट, क्योंकि तीन अननोन है, दो इक्वेशन है, तो दो को किसी तीसरे के टर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बस हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ऐसे सॉल्व करना है कि E0 डबल डैश का मान आ जाए एक बार, और एक बार E0 डैश का आ जाए। E0 डैश क्या है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, और E0 डबल डैश क्या है, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो अब करेंगे क्या, सॉल्विंग इक्वेशन 1C एंड 1D, पुट E0 डैश फ्रॉम इक्वेशन 1C इन इक्वेशन 1D। तो E0 डैश का मान हम लोग यहाँ से निकाल करके, जो कि E0 प्लस E0 डबल डैश है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे 1D में। तो जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे आ जाएगा √μ एप्सिलॉन अपान म्यू, ये पूरा टर्म आएगा, ये आ जाएगा, और ये आ गया आपका मान जो हमने सब्सटीट्यूट किया है इंटू cos R इक्वल टू 0। अब E0 का, इस इक्वेशन में से E0 का कंपोनेंट बाहर निकाल ले अगर हम, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, √μ एप्सिलॉन अपान म्यू cos I माइनस एप्सिलॉन डैश म्यू डैश इंटू cos R माइनस E0 डबल डैश अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √μ एप्सिलॉन अपान म्यू, और यहाँ आ जाएगा √μ एप्सिलॉन डैश अपान म्यू, ठीक है, इंटू cos I भी है यहाँ पे, ये आ जाएगा cos R, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो E0 डबल डैश अपान E0 आ जाएगा, जस्ट √μ एप्सिलॉन अपान म्यू cos I माइनस √μ एप्सिलॉन डैश अपान म्यू डैश cos R डिवाइडेड बाई सेम टर्म रहेगा, बस यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, जस्ट इसको अरेंज करके। तो ये आ गया हमारे पास E0 डबल डैश अपान E0 का मान। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ का यूज करके साइन R का मान रखना है बेसिकली। तो साइन I अपान साइन R होता है V1/V2, जो कि हो जाएगा N2/N1, और N2 दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है N डैश, पहले मीडियम का है N1 का है N, तो ये आ जाएगा N डैश अपान N, साइन I अपान साइन R। साइन R का मान आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो N/N डैश साइन I। अब cos R जो होता है वो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर R हो जाएगा। अब यहाँ साइन R का मान रख देंगे N अपान N डैश साइन I, ठीक है, तो आ जाएगा N स्क्वायर अपान N डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर I। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये N स्क्वायर आएगा अपान में, लेकिन ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो N डैश बचेगा, तो आ जाएगा N डैश स्क्वायर माइनस N स्क्वायर साइन स्क्वायर I। cos R का मान आ गया, N होता है N होता है C/V, तो C और V की जगह रख देंगे 1 अपान √μ एप्सिलॉन, तो N डैश का जो मान आएगा वो आ जाएगा C √μ डैश एप्सिलॉन डैश, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम √μ एप्सिलॉन डैश का मान निकालें, बेसिकली √μ एप्सिलॉन का अगर मान निकालें तो आ जाएगा N अपान C/μ। तो अगर डैश होगा तो सब जगह डैश आ जाएगा, C आपका कांस्टेंट है, राइट। तो √μ एप्सिलॉन आ गया N अपान C टाइम्स √μ, और √μ एप्सिलॉन डैश आ गया N डैश अपान C √μ डैश। ये दोनों वैल्यू यानी √μ एप्सिलॉन की वैल्यू और cos
और कास आर की वैल्यू उठा करके सब्सटीट्यूट कर देंगे ये इस वाले में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एप्सिलॉन जहाँ है वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और कास आर की वैल्यू यहाँ अंडर रूट एप्सिलॉन डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जैसे अंडर रूट एप्सिलॉन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हो जाएगा एन अपॉन सी अंडर रूट म्यू कास आई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू डैश बाहर आ गया, और ये आपका आ गया अंडर रूट एप्सिलॉन डैश का मान आ गया, सब्सटीट्यूट कर दिए यहाँ से, और ये आ गया आपके पास कास आर का मान, ये पूरा कास आर का मान हो गया। सेम चीज नीचे सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ जो माइनस है ये बस प्लस साइन से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर बच जाएगा एन का साई, ये बचेगा 1 अपॉन म्यू, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 बाई म्यू डैश, एन डैश कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा एन डैश स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सी सब जगह है तो कॉमन लेके सब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास इतना, और नीचे भी सेम आएगा, बस ये यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ई जीरो डबल डैश अपॉन ई जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट है तो उस केस में हम लोगों ने निकाल लिया एन का साई माइनस म्यू बाई म्यू डैश अंडर रूट एन डैश स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन आई, और सेम टर्म नीचे रहेगा बस माइनस से प्लस, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो ये आ गया आपका रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो टू इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1c हम लोगों ने क्या निकाला था, इक्वेशन 1c से ई जीरो प्लस ई जीरो डबल डैश इक्वल टू ई जीरो डैश, तो ई जीरो डबल डैश का मान हमारे पास है, उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ई जीरो से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा ई जीरो अपॉन ई जीरो दैट इज 1, ये आ जाएगा ई जीरो डैश अपॉन ई जीरो, और इधर आ जाएगा ई जीरो डैश अपॉन ई जीरो। ठीक है, तो ये आ गया 1, और इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू जो निकाले सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एन का साई माइनस म्यू बाई म्यू डैश अंडर एन डैश स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, और नीचे भी सेम टर्म आएगा बस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आर एच एस आपके पास इतना है और यही टर्म हमें निकालना है। तो अब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एन का साई प्लस म्यू बाई म्यू डैश इंटू इतना, और यहाँ पे आपके पास ये इतना टर्म है तो कैंसिल होकर के आ जाएगा 2n का साई अपॉन दिस होल टर्म। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कौन सा कंपोनेंट है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसमिटेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का इंसिडेंट कंपोनेंट, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का इंसिडेंट कंपोनेंट। और ये दोनों जो है वो किस केस में हम लोग निकाले हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। और कैसे पता चल रहा है हमें, हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे सिंबल जो कि हमें बताएगा कि ये आपके दोनों इक्वेशन कब वैलिड होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट है। तो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इसी तरीके से करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। किस केस में निकालेंगे, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट हो।